हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास नंबर 9 है और जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि आज की क्लास में हम नदियों को मैप में बनाना सीखेंगे। एक एक नदी को मैप में बनाना सीखेंगे कि कैसे हमें नदियों को मैप से निकालना है। उससे कई सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले तो आपको मेरी लास्ट क्लास अटेंड करनी थी। अगर आपने मेरी लास्ट क्लासेस अटेंड की हैं, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, तो आज की सारी कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी और सारी कुछ चीजें आपको अच्छे तरीके से रिलेट करके समझा दूंगा मैं। कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक मान लो कि नदी आई, कौन सी? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी है। अब आपने नर्मदा नदी के बारे में सारी कुछ चीजें पढ़ ली, आपने परियोजना भी पढ़ ली, जलप्रपात भी पढ़ ली, सारी कुछ चीजें पढ़ ली। लेकिन क्वेश्चन मान लो आ गया कि नर्मदा नदी कितने राज्यों से गुजरती है। चलो भैया, पे फैक्ट भी बन गया। 15 जिलों से, है ना। कितने राज्यों से? तो तीन राज्यों से। और अगर क्वेश्चन आ जाए कितने जिलों से, तो जिले कितने? मध्य प्रदेश के 15 जिलों से गुजरती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, निम्न में से किस जिले से गुजरती है, और चार आपको ऑप्शंस दे दिया जाए, चार आपको ऑप्शन दे दिए उसने, तो कोई एक ऐसा जिला होगा जहां जो 15 जिले में से एक जिला होगा, है ना। बाकी जिले ऐसे होंगे जहां से नर्मदा नदी नहीं गुजरती। तो ये तो हो गई नर्मदा की बात। अब नर्मदा की कहीं ना कहीं हमें चीजें याद भी रहती। नर्मदा नदी की आपको ट्रिक से आप 15 जिलों के नाम याद भी कर लोगे। लेकिन मान लो कोई और नदी आ गई, जैसे कि काली सिंध आ गई, क्षिप्रा आ गई या बनास आ गई, तो इन नदियों को जब तक आप मैप पे बनाना नहीं सीखोगे, जब तक क्वेश्चंस आपको याद नहीं होंगे, जब तक आपको इनके जिले याद नहीं होंगे, तो अच्छे तरीके से अपन को सारी कुछ चीजें लर्न करके चलना है। आई होप कि आपने मेरी लास्ट क्लासेस को अच्छे तरीके से नोट्स बनाया होगा और सारी फैक्ट्स को याद कर लिया होगा। अगर सारे फैक्ट्स को याद किया है आपने, उनमें से जो उद्गम और समागम है, मैंने बोला था सारी नदियों का आपको उद्गम समागम का एक लिस्ट बनाना है और अच्छे तरीके से उनको याद कर लेना है। अगर आपने वो चीज याद कर ली है, तो आज की क्लास में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है और हर एक फैक्ट, हर एक नदी के बारे में आपको अच्छे तरीके से डीप नॉलेज हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी आपको पता है भाई कितने जिलों से मध्य प्रदेश से गुजरती है, तो 15 जिलों से। अब देखो 15 जिले कौन कौन से, कहां से निकलती है? आपको उद्गम पता है, अनूपपुर से। ठीक, अनूपपुर से आएगी नर्मदा नदी डिंडोरी, डिंडोरी से फिर मंडला, फिर ऊपर जबलपुर, नरसिंहपुर, ठीक, इसके बाद रायसेन, फिर होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर। ठीक है, तो इन राज्यों से हमारी नर्मदा नदी गुजरती है भाई। काउंट कर लेते हैं। एक अपना अनूपपुर, दूसरा हो गया अपना डिंडोरी, तीसरा मंडला, चौथा जबलपुर, पांचवा नरसिंहपुर, छठवां हो गया रायसेन, सातवां होशंगाबाद, आठवां सीहोर, नौवां है अपना हरदा, एक हो गया अपना 10वां देवास। इसके बाद 11 नंबर पे चले तो खंडवा, 12 पे खरगोन, 13 पे बड़वानी, 14 पे धार और 15 पे अलीराजपुर। तो ये 15 जिले हैं। देखिए ये 15 जिले हैं। यहां से हमने अनूपपुर से, ठीक है, अनूपपुर से निकलती है नर्मदा नदी, फिर डिंडोरी, मंडला, इसके बाद जबलपुर, नरसिंहपुर, फिर रायसेन, फिर नीचे आई होशंगाबाद, होशंगाबाद की ऊपर जाएगी सीहोर, इसके बाद फिर नीचे आएगी हरदा, हरदा के बाद ये फिर से ऊपर जाएगी देवास, फिर खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ऊपर जाएगी इसके बाद धार और फिर अलीराजपुर। तो इन 15 जिलों से होकर गुजरती है कौन सी? नर्मदा नदी। तो आपको इसी तरीके से मैप पे इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है नदी का कि एक एक जिलों से, एक एक जिले से हम अपनी इस नदी को निकालते हुए जाएंगे और आपको सारे जिले इसी तरीके से याद करना है। ठीक है, ये तो हो गई नर्मदा नदी की बात। इसको आपको कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है। देखो कई सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे इससे, और संभावित जो क्वेश्चंस हैं आने वाले जो समय में क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे कि अगर नर्मदा नदी अनूपपुर से निकलती है तो निम्न में से सर्वप्रथम किस जिले में से होकर गुजरेगी। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लो उसने 4 ऑप्शंस दिया आपको, है ना। एक आपको दे दिया मान लो रायसेन, ठीक है, एक ऑप्शन में आपकी मान लो हरदा, ठीक, इसके बाद एक ऑप्शन आ गया नरसिंहपुर, और इसके बाद एक आ गया मान लो ऑप्शन धार। ठीक है, ये 4 आपको ऑप्शन आ गए।
4 ऑप्शन आपके पेपर में आ गए। और क्वेश्चन आया कि नर्मदा नदी निम्न में से किस जिले में सर्वप्रथम होकर गुजरती है। सर्वप्रथम मतलब उनका कहना यह है कि भाई अगर आपको क्रम याद है कि सबसे पहले नदी नर्मदा नदी, अनूपपुर, फिर डिंडोरी, फिर मंडला, जबलपुर, इस वाला आपको क्रम याद है 15 जिलों के, तो आप पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, अन्यथा क्वेश्चन का आंसर नहीं बनने वाला। तो सोच के देखिएगा कि भाई क्वेश्चन कितना भी डीप पूछ ले पेपर पे, कितना भी डीप क्वेश्चन आ जाए, अगर हमने चीजों को समझा है, चीजों को लॉजिकल तरीके से समझा, उस चीज की प्रैक्टिस की है हमने, है ना, तो उस चीज के उस क्वेश्चंस को हमें आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आपको पता है कि भाई सबसे पहले अनूपपुर, फिर डिंडोरी, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आएगा मंडला, जबलपुर, उसके बाद नरसिंहपुर। तो भाई नरसिंहपुर आ गया, ठीक है, नरसिंहपुर फर्स्ट पे आ गया, ठीक है ना। इसके बाद आएगा तो नरसिंहपुर के बाद कहां पे जाएगा, ये होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद से आपका हरदा, तो हरदा आ गया अपना दूसरे नंबर पे। तो कहने का मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नरसिंहपुर। मतलब जो नर्मदा नदी है निम्न में से सबसे पहले नरसिंहपुर वाले जिले में से होकर गुजरेगी। तो क्वेश्चन कई तरीके का आ सकता है, हमें हर तरीके के संभावित क्वेश्चन से रहना है। और अगर जैसे मान लो उसने पूछ लिया कि नर्मदा नदी सबसे पश्चिम में कौन से जिले से, तो सबसे पश्चिम में कौन सा, अलीराजपुर। सबसे पूरा पूछ लिया तो सबसे पूरा कौन सा हमारा, आपका ये अनूपपुर। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है, अगर हमें प्रैक्टिस है चीजों का तो हम इजीली क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ये तो बात होगी भैया अपना कौन से, नर्मदा नदी की। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हमारी नर्मदा नदी हो गई, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी नदी देखते हैं, ये देखिए। इसके बाद हम देख रहे हैं कौन सी, बैनगंगा, ठीक है। तो बैनगंगा की बात करें तो बैनगंगा एक ऐसी नदी है जो आपके यहाँ सिवनी से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है, इस तरीके से दक्षिण की ओर। तो क्वेश्चन में पेपर आ सकता है कि भाई निम्न में से कौन सी नदी, ये कौन सी नदी है हमारी, बैनगंगा नदी। तो पेपर में इजीली और सिंपल क्वेश्चन आएगा, 4 आपको नदियां दे देगा, वो 4 नदियां दे देगा व्यापम, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो निम्न में से किस नदी का प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो बैनगंगा का प्रवाह, ठीक है। बैनगंगा हमारी सिवनी से निकलती है और दक्षिण की ओर जाती है, कहां पे, महाराष्ट्र में। हमें पता है कौन सा है, महाराष्ट्र राज्य हमारा, ठीक है। तो महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। अब एक नदी और आती है हमारी, कौन सी, वर्धा। वर्धा नदी देखिएगा बैतूल से निकलती है, ठीक है। बैतूल से इस तरीके से निकलेगी आपकी छिंदवाड़ा वाली सीमा बनाते हुए, और ये आपकी मिल जाएगी किसमें, वैनगंगा में। ये हमारी कौन सी है, वर्धा नदी। अब देखो इन 2 नदियों को बताने का रीजन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है। पेपर में एक शब्द आता है प्राणहिता, ठीक है। अब भाई प्राणहिता क्या है, तो एक इस बात पे आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। देखो क्वेश्चन सिंपल आता है कि बैनगंगा नदी और वर्धा नदी, इन दोनों के मिलने से कौन सी नदी बनती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, आंसर इसका प्राणहिता। आपको याद रखना है कि वैनगंगा नदी कहां से निकली, सिवनी से निकली, महाराष्ट्र में गई दक्षिण की ओर। इसके बाद मध्य प्रदेश की दूसरी नदी देखिए दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर पहली हो गई हमारी कौन सी, वैनगंगा, ठीक है, वैनगंगा। और दूसरी नदी हमारी हो गई कौन सी, वर्धा। तो ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश के दक्षिण की ओर निकलने वाली नदियां हैं, दक्षिण की ओर मूव करती है, और दोनों नदियां महाराष्ट्र में जाकर क्या होती है, एक होती है, प्लस होती हैं, और इनका नाम क्या पड़ता है वहां पे, प्राणहिता। और प्राणहिता नदी आगे जाकर किसमें समाहित होती है, गोदावरी में। तो इसका समागम कहां पे होगा, तो समागम होगा गोदावरी में। तो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है यहां से पेपर में, आपको इजीली बनाना। अब देखो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से आता है, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी भी दक्षिण की ओर जाती है ना, तो इस तरीके से अपन इस चीज को देखेंगे। लेकिन अभी आपको एक क्वेश्चन क्या याद रखना है, सिंपली कि जो वर्धा नदी है बैतूल से निकलती है, और बैतूल से होकर हुए कहां जाएगी, है हमारी छिंदवाड़ा की सीमा बनाएगी। तो अगर इसकी जिले पूछ ले कि भाई वर्धा नदी
कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 2 जिले। देखिए बैतूल और छिंदवाड़ा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? बैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो एकमात्र जिला बस है कौन सा आपका? सिवनी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि बरदा और बैनगंगा के मिलने से कौन सी नदी बनती है? तो ये बनती है आपकी प्राणहिता। और कहां पे बनती है? तो ये महाराष्ट्र में। इसके बाद समागम आ सकता है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन समागम इसका क्या है? गोदावरी। तो देखिए एक क्वेश्चन से, एक फैक्ट से हमने 4-4, 5-5 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करते हुए चलते जा रहे हैं। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है और प्रॉपर तरीके से इसकी क्या करनी है? आपको प्रैक्टिस करनी है चीजों की। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सी? अपनी ताप्ती नदी की। ठीक है। तो ताप्ती नदी की हम बात करते हैं। देखिए ताप्ती नदी है जो हमारी ताप्ती नदी कहां से निकलती है? मुलतई बैतूल। ठीक है। मुलतई बैतूल से निकलती है हमारी ताप्ती नदी और इस तरीके से निकलकर कहां जाती है? बुरहानपुर। ठीक है। और बुरहानपुर से जाकर फिर कहां जाती है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र से होते हुए कहां चली जाती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी। ठीक है। अब नर्मदा नदी भी कहां आई थी? अपनी खंबात की खाड़ी में। और ये अपनी ताप्ती नदी भी कहां आ रही है? कौन सी हमारी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी कहां आ रही है? हमारी खंबात की खाड़ी में। तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछेगा वो, ताप्ती नदी की दिशा कौन सी है? पहली बात है ना। तो पहला आपने मैप से क्या सीख लिया? मैप से अपन ने ताप्ती नदी निकाली, बैतूल से निकाली, बैतूल से यहाँ पे होते हुए ये हरदा के नीचे से, हरदा के नीचे से अपन ने यहाँ से निकालते हुए कहाँ पे आ गए? बुरहानपुर में। और बुरहानपुर में जैसे ही अपन आए तो बुरहानपुर से फिर एंटर करती है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर, जो कि महाराष्ट्र से इसकी लगती सीमा। तो बुरहानपुर से हमने महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी ताप्ती नदी, फिर वहां से कहाँ चली जाएगी? खंबात की खाड़ी में। तो अब यहाँ से आपको देखो कितने क्वेश्चन याद होगा। एक क्वेश्चन आता है कि ताप्ती नदी की दिशा कौन सी है? अब भाई देखो, या तो चीजों को आप अलग अलग तरीके से याद कर लो या फिर एक मैप से ही आप सारी कुछ चीजों को याद कर लो। तो यहां से एक चीज आपको देखने को क्या मिल गई कि भाई जो हमने ताप्ती नदी निकाली थी तो इसकी डायरेक्शन क्या है? पश्चिम। इसकी डायरेक्शन क्या है? पश्चिम। दूसरा क्वेश्चन कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 2 जिले। कौन कौन से हो जाएंगे हमारा? एक तो बैतूल, दूसरा बुरहानपुर। तीसरा क्वेश्चन, ताप्ती नदी का समागम कहां पे है? तो ये हमारा खंबात की खाड़ी। ठीक है। तो एक फैक्ट से, एक स्लाइड से आपको इतने क्वेश्चंस की जानकारी मिलती है। ठीक है। अब हमारी 3-4 नदियां हो गई। एक तो हमारी हो गई कौन सी? नर्मदा नदी। ये हमने यहां से निकाली थी नर्मदा नदी। ठीक है। तो नर्मदा नदी हमने निकाली, 15 जिलों से हमने नर्मदा नदी को गुजार दिया। उसके बाद खंबात की खाड़ी में क्या हो गई? समागम हो गया इसका। इसके बाद वैनगंगा नदी, फिर बरदा नदी और हमारी हो गई अब कौन सी? ताप्ती नदी। इसके बाद बात करते हैं हम माही नदी की। देखो माही नदी की बात करें अगर, तो माही नदी आपको पता है कि माही नदी निकलती कहां से? धार से। ठीक है। ये हमारी माही नदी। और माही नदी धार से निकलने के बाद कहां आती है? प्रवेश करती है अलीराजपुर में। और अलीराजपुर के बाद कहां पे आती है? खंबात की खाड़ी में। ये हमारी माही नदी। तो बस इस स्लाइड में इतनी नदी बता रहा हूं, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड में बाकी की नदियां देखेंगे। माही नदी भी कहां पे डायरेक्शन आ जाए? तो पश्चिम। सेम याद रखना है क्वेश्चन आपको। ठीक। ताप्ती नदी की जैसे ही बिल्कुल माही नदी है। माही नदी 2 जिलों में, कौन कौन सा? एक तो अपना हो गया धार, दूसरा जिला हो गया अपना कौन सा? अलीराजपुर। तो अपन यहां से अपन आपको पता है कि भाई उद्गम कहां पे है? तो माही नदी का उद्गम कहां पे? धार में। अब धार से कहीं ना कहीं तो जाएगी। अगर ऊपर जा रही है तो रतलाम उज्जैन साइड जाएगी, पूरब में जा रही है तो इंदौर में जाएगी, नीचे जाएगी दक्षिण में तो बड़वानी में जाएगी। तो यहाँ पे तो जा नहीं रही, तो फिर कहां पे जाएगी? खंबात की खाड़ी में जाना है। तो खंबात की खाड़ी के लिए एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है हमारा? अलीराजपुर से। तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया? अलीराजपुर से निकाल के खंबात की खाड़ी में इसका क्या कर दिया? समागम कर दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि जो माही नदी है, तो माही नदी का समागम कहां पे? तो इसका भी कहां पे? खंबात की खाड़ी में। कितने जिलों में? 2 जिले में, धार और अलीराजपुर। तो इतनी चीजें हमको यहां से याद रखना है। तो कौन कौन सी नदी हो गई आपकी? देखिए कौन कौन सी नदी हो गई। पहली तो हो गई हमारी नर्मदा। ठीक है। नर्मदा हमने मैप पे सीख ली। दूसरा वर्धा, एक हमने देख ली वैनगंगा। ठीक है। इसके बाद हमने बात कर ली ताप्ती की और इसके बाद हमने देख ली माही। तो इतनी नदियां आपको एक सेक्शन में रखना है
इतनी पोर्शन, ठीक है। इतनी नदी आपको एक साथ लेके चलना है और इतनी नदियों को आपको एक उसमें प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, हम बात कर देंगे चंबल की, ठीक है। चंबल की बात करते हैं अब। चंबल नदी आपको पता है भाई, सबसे पहले तो चंबल संभाग कौन सा है, तो चंबल संभाग हमारा कौन सा है, ए वाला पूरा ऊपर का है ना, ए वाला पोर्शन कौन सा है, चंबल। और इसी की नाम, चंबल नदी के नाम पे क्या पड़ा था, चंबल संभाग। अब चंबल नदी की बात करें तो एक फैक्ट तो जो है आपको याद रखना है कि चंबल नदी है, जो चंबल नदी सबसे पहले कहां से निकलती है, इंदौर से, है ना। इंदौर से निकलेगी चंबल नदी हमारा, इंदौर ए, ठीक है, यहां से निकलती है, इसको अपन ब्लैक में कर लेते हैं, ठीक है। चंबल नदी यहां से निकलेगी इंदौर से, और ये निकल के सबसे पहले कहां जाएगी, इंदौर से जाएगी आपका उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन में जाने के बाद जाएगी रतलाम में, और रतलाम में जाने के बाद जाएगी सीधा मंदसौर में, ठीक है। यहाँ से टर्न होती है, पहले रतलाम में फिर मंदसौर में, मंदसौर में जाने के बाद जाएगी कहाँ पे, नीमच में, ठीक है। और नीमच में जाने के बाद ये प्रवेश करेगी कहाँ से, नीमच से राजस्थान में। ये हमारा लग गया कौन सा, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान से फिर देखना कहाँ पे, इस तरीके से जा गए श्योपुर, मुरैना और भिंड, इसकी बनाएगी ये कैसी सीमा, और फिर ये चली जाएगी आपकी यमुना में। ये हमारी हो गई कौन सी, चंबल नदी। चंबल नदी। तो देखो कितने क्वेश्चन यहां से आते हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन तो आपका यहां कंप्लीट हो गया कि चंबल नदी का उद्गम कौन सा है, तो हमें उद्गम पता चल गया, ये हमारा उद्गम कौन सा, इंदौर में, ठीक है, इंदौर में उद्गम। समागम पता चल गया हमें, समागम कहां पे, ये हमारा समागम यमुना में, ठीक है। तीसरा फैक्ट क्या याद हो गया हमें कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो पहला जिला हो गया इंदौर, दूसरा जिला हो गया आपका उज्जैन, तीसरा हो गया रतलाम, चौथा मंदसौर, पांचवा नीमच, इसके बाद छठवा श्योपुर, मुरैना और फिर भिंड, ठीक है। तो इतने जिलों से मध्य प्रदेश की जो चंबल नदी है होकर गुजरती है, तो इनको आप काउंट कर लेंगे इजीली। इस तरीके से अपन को चीजों को याद रखना है। एक क्वेश्चन और यहां से आता है कि जो श्योपुर है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, या तो कोई एक जिला पूछेगा या सारे जिला पूछ लेगा, और राजस्थान से किस नदी से सीमा बनाती है, तो सिंपली उसका आंसर होगा चंबल नदी। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। मैप मेथड बहुत अच्छी मेथड है, शानदार मेथड रहती है चीजों को याद रखने की, समझने की। चीजों को समझ लेंगे, एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। मैंने पहले दिन भी बताया था कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको लोगों को, है ना। तो अपन को ऐसा ही पढ़ना है कि कभी भी मौका आ जाए तो अपन चीजों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उनको अपन को पढ़ाना आना चाहिए। सिंपली आपको 6 नदियां वो मैंने कंप्लीट करा दी आपकी मैप पे। 7वीं नदी है चंबल हमारी, और कहां से निकली है, तो इंदौर से निकल के उज्जैन, फिर हमारी टर्न होगी पश्चिम की तरफ रतलाम, फिर सीधा ऊपर जाएगी मंदसौर, नीमच, और नीमच से ऊपर जाएगी फिर कहां, राजस्थान में, और राजस्थान से फिर 3 जिलों को होकर हुए हमारी यमुना में समागम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चंबल नदी को गुजारना है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। एक और नदी निकलती है यहां से, कौन सी, क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी भी इंदौर से निकलती है, ठीक है। तो अपन ने क्षिप्रा नदी भी इंदौर से निकाली, लेकिन इसके पहले एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि एमपी प्लस राजस्थान, ठीक है। तो एमपी प्लस राजस्थान की सीमा कौन हो गई अपनी, ये चंबल नदी। अब इसकी डायरेक्शन भी पेपर में पूछ लेता है आपको कि किस डायरेक्शन बनाता है, तो आपको पता है अगर अपन इसमें डायरेक्शन बनाएंगे तो अपना कौन सा होगा, उत्तर, ठीक है। और यहाँ पे अपना कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को याद रखना है। अब यहां पे नेक्स्ट अगर अपन नदी की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारी नदी है कौन सी, क्षिप्रा, ठीक है। क्षिप्रा भी कहां से निकलती है, इंदौर से निकलती है। क्षिप्रा नदी इंदौर से निकल के, देखो इसको मैं रिलीज कर देता हूं, अपन इसमें क्षिप्रा नदी देखते हैं। अब देखो भाई, इंदौर से निकलेगी कौन सी, क्षिप्रा नदी, ठीक है। इंदौर से निकलने के बाद ये आती है सीधी कहां पे, आपकी रतलाम में, और रतलाम से फिर जाती है उज्जैन में, इस तरीके से, ठीक है। इंदौर से जाएगी पहले उज्जैन, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से रहता है इसका दक्षिण की उत्तर की तरफ, ठीक है। उज्जैन के बाद जाने के बाद ये आएगी कहां पे, रतलाम में,
ठीक। रतलाम के बाद जाएगी किसमें, मंदसौर, और मंदसौर में जो चंबल नदी गुजरी थी तो उसमें इसका क्या हो जाएगा, समागम। तो कहां पे होता है, मंदसौर में, चंबल नदी में। ये अपना हो गया इसका क्या, समागम चंबल में। ठीक है, तो मात्र 4 जिले कवर करती है क्षिप्रा नदी। कौन कौन सा, जिसमें उद्गम है वहां पे इंदौर, और जहां पे समागम है कहा, मंदसौर के पास में चंबल में, तो वो, और बीच में 2 जिले पड़ेंगे। देखो मैप मेथड, अब अगर आपको मैप बनाना आता हो, मैंने अपनी 2nd या 3rd क्लास में आई थिंक बताया था कि हमें मैपिंग में कैसा करना है, कैसे जिलों की स्थितियां याद करनी है, कैसे संभाग की पोजीशन से याद करनी है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसकी लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको देखना है वीडियो, और सारे जिलों की पोजीशन से याद करनी है पहले तो आपको, क्योंकि पोजीशन से याद करोगे तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पठार, ठीक है, इसके बाद पढ़ने वाले हम पर्वत, ठीक है, नदियां हमारी कंप्लीट होने वाली हैं। तो ये सारी कुछ चीजें, इसके बाद हमारे राष्ट्रीय उद्यान भी कवर हुए थे इसी से, है ना। तो कई सारी कुछ चीजें आप मैप मेथड से इजीली तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्षिप्रा नदी की, तो आपको क्षिप्रा नदी बना लेनी है अपने इसमें। और जैसा कि मैंने बताया था कि भाई 1 रुपए का मात्र आता है मैप, है ना, तो आपको 8-10 मैप ले लेने हैं, उसमें प्रैक्टिस करनी है चीजों की। आपको नदियों की भी प्रैक्टिस करनी है, विश्वास मानिएगा, 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, सारी नदियों की आपको उद्गम याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको समागम भी याद हो जाएंगे नदियों के। उसके बाद जिले, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन रहे हैं, तो जिले, अब जिले में आपको जिले की संख्या भी पूछ सकता है वो, और पर्टिकुलर कोई जिला भी पूछ सकता है कि भाई ये नदी किस जिले से होकर गुजरती है। तो कई सारे फैक्ट्स, कई सारे क्वेश्चंस आपके यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम बेतवा की। बेतवा नदी की बात करते हैं हम, तो भाई बेतवा नदी आपको पता है कहां से निकलती है, रायसेन से। ठीक है, ये हमारी रायसेन से निकलेगी बेतवा नदी। रायसेन से निकलने के बाद जाती है कहां पे, विदिशा। विदिशा के बाद जाती है ये अशोकनगर। ठीक है, और अशोकनगर से इसके बाद जाती है वो किस पे, शिवपुरी, सीधा ऊपर उत्तर की तरफ, है ना, सीधे उत्तर की तरफ ले जाना है अपन को, कहीं नहीं रुकना है। शिवपुरी के बाद जाएगी भाई कहां पे, यहां पे आपकी निवाड़ी, और निवाड़ी से होती हुई कहां पे चली जाएगी आपकी, यमुना में। यहां पे कौन सी नदी थी, यहां पे थी हमारी यमुना नदी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी यमुना नदी निकलती है, तो यमुना नदी में इसका क्या हो जाता है, समागम हो जाता है। अब देखो मैंने यमुना नदी पे पहला कौन सा बताया, एक चंबल नदी, दूसरी हमारी कौन सी है, वैनगंगा नदी। ठीक, सॉरी, दूसरी हमारी कौन सी, बेतवा। तो एक चंबल हो गई, इसके बाद हो गई हमारी बेतवा, और एक और नदी हमारी केन। तो इन तीनों का समागम कहां पे होता है, यमुना में होता है। इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी आपको। ट्रिक क्या थी हमारी, केबीसी। ठीक है, ट्रिक क्या थी हमारी, केबीसी, मतलब केबीसी है, उनका समागम कहां पे, यमुना में। के से हमारा था केन, ठीक है, बी से हमारा था बेतवा, और सी से था हमारा चंबल। तो इन तीनों नदियों का समागम कहां पे था, यमुना में। चंबल नदी हमने देख ली, चंबल नदी यहां से निकाली, अभी हमने यमुना में समागम कर दिया। दूसरी हमारी नदी है कौन सी, बेतवा नदी। बेतवा नदी, तो देखो भाई बेतवा नदी है जो हमारी रायसेन से निकलती है। ठीक है, रायसेन से निकलती है, और रायसेन से निकलने के बाद सीधा ऊपर जाती है उत्तर की तरफ, है ना। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी हो गया हमारा कि भाई जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन भी यहाँ याद हो गई हमें। अब चीजों को अपन को याद नहीं रखना है, अपन 2 से 3 बार मैप पे देखेंगे, सारी नदियां ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी आपके माइंड में, सारी नदियां सेट हो जाएंगी दिमाग में। देखिए बेतवा नदी अपन ने ऊपर गए कहां पे, विदिशा। ठीक है, विदिशा से फिर जाएगी कहां पे, अशोकनगर में। अशोकनगर से जाएगी कहां पे, शिवपुरी, और शिवपुरी के बाद यहाँ पे थोड़ा सा यूपी से टर्न होते हैं, यहाँ से ये ओरछा वाला पार्ट है ना, निवाड़ी, और ये ओरछा भी लगता है यहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि ओरछा किस नदी के किनारे है, ओरछा से कौन सी नदी निकलती है, तो उसका आंसर क्या, बेतवा। तो इस तरीके से कहां पे चली गई, फिर यमुना में इसका हो गया क्या, समागम। तो ये हमने देख ली बेतवा नदी। तो इस तरीके से बेतवा नदी को आपको इस पे मैप पे सीखना है, याद करना है। इसके बाद एक हमारी रहती है कौन सी ट्रिक पे, हमने चंबल देख ली, ठीक है, बेतवा देख ली, अब हम देख रहे हैं केन नदी। ठीक है, तो यमुना की सहायक नदियां देख ली हमने,
पहली चंबल, दूसरी बेतवा, अब हम केन देख रहे हैं। केन, तीनों नदियों का आपको एक साथ प्रैक्टिस करना है एक ही मैप में, ठीक है। केन नदी निकाल रहे अपन। केन नदी कहां से निकली थी? केन नदी निकली थी अपनी कटनी से। इसको अपन थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं, इस साइड है ना, बेतवा, ये हमारी थी बेतवा। अब कटनी से, ठीक है, कटनी से निकलेगी हमारी कौन सी? केन नदी, ठीक है। तो कटनी से जाएगी ये दमोह, दमोह के बाद पन्ना और छतरपुर की ऐसी सीमा बनाते हुए, ठीक है, पन्ना छतरपुर की सीमा बनाते हुए कहां निकल जाएगी ये? यमुना में। इसका भी समागम कहां हो जाएगा? इसको अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इस तरीके से यमुना, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कौन सी? केन नदी, केन नदी, ठीक है। तो सिंपली केन नदी कहां से? कटनी से निकलेगी। कटनी से निकलेगी कहां? दमोह, और दमोह से फिर जाएगी ये इस तरीके से सीमा बना के पन्ना छतरपुर। अब यहां से देखो सिंपली क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है पेपर में कि पन्ना और छतरपुर की मध्य सीमा बनाती है, तो उसका आंसर कौन सा है? केन नदी, ठीक है। आंसर क्या है? केन नदी। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। अब आपको पता है कि केन नदी की दिशा भी क्या है? केन नदी की दिशा आ चुका है, एसएससी में एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस नदी की दिशा उत्तर पूर्व है? ये कौन सी दिशा होगी हमारी? उत्तर पूर्व, है ना, नॉर्थ ईस्ट। तो पेपर में सिंपली क्वेश्चन आया था निम्न में से किस नदी की दिशा उत्तर पूर्व है, तो आपको पता है कि भाई उत्तर पूर्व कौन सी नदी जा रही है? केन नदी जा रही है। तो खुद सोच के देखिए भाई कि इन सारी कुछ चीजों से, ऐसा नहीं है मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में सारी नदियां कंप्लीट करा दी, लेकिन आज का औचित्य क्या रहा, आज का हमारा मतलब क्या रहा मैप पे सीखने का। तो मैप पे सीख के हम कई सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो लॉजिकली क्वेश्चंस आते हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको चीजें यदि पता है, रटी हुई नहीं है, तो क्वेश्चंस बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। अब खुद सोच के देखिए भाई कि किसी भी बुक में आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि केन नदी की डायरेक्शन क्या है। अलग से फैक्ट कोई भी बुक या कोई भी नोट्स कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपने चीजों को सीखा है, चीजों की आपने प्रैक्टिस की है, अच्छे तरीके से उस चीज को समझा है, तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन आया था कि केन नदी की डायरेक्शन क्या है, तो हमने मैप पे बना के देख लिया, तो हमें डायरेक्शन भी पता चल गया कि भाई कौन सा है, उत्तर पूर्व है। इसके बाद इसका समागम यमुना में कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो कटनी, पन्ना, छतरपुर 3 जिलों से होकर गुजरती है। किन जिलों के बीच सीमा बनाती है, तो पन्ना छतरपुर की मध्य सीमा बनाती है। तो यहां से इतने क्वेश्चंस, एक बस मैप से हमने देखे इतने क्वेश्चंस यहां से कवर कर लिए, ठीक है। तो यहां पे हमने 3 नदियां और कवर कर ली कंप्लीटली, हमारी 10 नदियां मैप पे हमने सीख ली। 10 नदियों की आपको डायरेक्शन, कितने जिलों से होकर गुजरती है, तीसरा किस किस के बीच सीमा बनाती है, सारी कुछ चीजें आपको याद हो चुकी हैं। अब हम और आगे चलते हैं और कुछ नदियों को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम सिंध नदी की। कौन सी नदी बात करते हैं आगे अब हम? सिंध नदी की, ठीक है। तो सिंध नदी आपको पता है कि भाई सिंध नदी का उद्गम कहां से है, आपको याद है विदिशा से, ठीक है। सिंध नदी कहां से निकलती है? अपनी विदिशा से, ठीक है। विदिशा से निकलते हुए ये कहां पे जाएगी? सबसे पहले गुना पे, ठीक है। कहां पे जाएगी? गुना में। गुना में जाने के बाद श्योपुर, ठीक है। श्योपुर के बाद जाएगी आपकी ये ग्वालियर में, ठीक है। इसके बाद जाएगी दतिया में। तो इस तरीके से जाती है, ग्वालियर, भिंड, फिर दतिया, है ना, इस तरीके से जाती है आपकी सिंध नदी, ठीक है। कहां पे चली गई? अपनी विदिशा से निकल के, विदिशा से सबसे पहले फिर गई कहां पे? गुना पे। गुना से श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड, ठीक है। और इसके बाद यहां पे यूपी के इटावा में, यूपी के इटावा नामक स्थान में, किस नदी में? आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। अब एक क्वेश्चन आती है, क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा कि गुना को, ये हमारा क्या था? गुना, ठीक है। गुना को इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से बीच में से 2 भागों में पार्ट करती है। तो पेपर में क्वेश्चन आ चुका है भाई कि कौन सी नदी गुना को 2 भागों में बांटती है, एक भाग ए और दूसरा भाग हमारा ए अशोकनगर वाला। तो सिंपल सा इसका आंसर है कौन सा? सिंध नदी। कौन सी नदी हमारी? सिंध नदी। तो पेपर में क्वेश्चन आ चुका है सिंपली कि भाई
किस नदी, कौन सी नदी गुना को दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो गुना और अशोकनगर को विदिशा नदी। दूसरा विदिशा से निकलती है कौन सी, सिंध नदी। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है कि सिंध नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है ना। तो जिले पूछ ले आपको, तो जिले आपको पता है कौन कौन सा हो गया, एक विदिशा हो गया हमारा, इसके बाद गुना हो गया, फिर श्योपुर, ग्वालियर, भिंड और दतिया। देखिए इसमें अशोकनगर अपन को काउंट नहीं करना, ठीक है, अशोकनगर काउंट नहीं करना अपन को, क्योंकि अशोकनगर वाला पार्ट है जो इस बॉर्डर से, जो हमारी सिंध नदी है बॉर्डर के इसी तरफ रहती है ना, इसी तरफ रहती है बॉर्डर के हमारे। तो ऐसा नहीं है कि अशोकनगर भी इसमें काउंट होगा, अशोकनगर काउंट नहीं होगा। सिंपली आपको अगर जिले आ जाए तो एक विदिशा, गुना, ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा कौन सा है, श्योपुर, श्योपुर के बाद आएगा ये ग्वालियर, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा अपना भिंड और दतिया। तो इतने जिलों से होकर गुजरती है हमारी कौन सी, सिंध नदी। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद काली सिंध की बात करें तो काली सिंध आपको पता है कि भाई कहां से होकर निकलती है, देवास से, ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो देवास से होकर निकलती है हमारी, ठीक है, तो ये हमारा देवास, यहां से निकलती है कौन सी, काली सिंध नदी। अब देवास से होकर जाएगी सबसे पहले कहां पे, सीहोर पे, सीहोर से जाएगी शाहजहांपुर, ठीक है, सीहोर, सीहोर से शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से जाएगी कहां पे आपकी, राजगढ़, और राजगढ़ से इस तरीके से, राजगढ़ से हमारी सीधी ये कहां पे चली जाती है, चंबल नदी, ठीक है। यहां पे कौन सी नदी थी, यहां पे इस तरीके से हमने निकाली थी नीमच से, ये कौन सी नदी थी, चंबल नदी। तो ये हमारी कौन सी है, काली सिंध, ठीक है। तो काली सिंध चंबल में जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का काली सिंध से कितने क्वेश्चन अपने कवर हो गए। पहला क्वेश्चन तो उद्गम कहां से है, तो उद्गम में पता है भी देवास से, ठीक है, उद्गम में पता था देवास से। अब देवास से हमें काली सिंध नदी निकालनी है, तो आप खुद सोच के देखिए कि भाई हमें समागम पता है, इसलिए मैंने कहा था कि मेरी लास्ट क्लासेस जो अगर प्रॉपर अटेंड की होगी, आपने समागम उद्गम याद किए होंगे, तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से इजी लगेगी, चीजों को आप इजीली समझ जाएंगे। आपको पता है कि भाई काली सिंध हमें निकालनी है, काली सिंध निकाल के हमें कहां पे मिलानी है, चंबल नदी में। तो कहां से मिलाएंगे हम, तो हमने कहां से गए, सीहोर, सीहोर से गए हम ऊपर शाहजहांपुर, ठीक है, फिर शाहजहांपुर से राजगढ़, और राजगढ़ से सीधे हम कहां पे चले गए, चंबल में। तो बहुत सिंपली ये चीजें, बहुत है मतलब लॉजिकली है। अगर आप चीजों को अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार, तो सारी नदियां आपको इजीली तरीके से याद हो जाएंगी। कितने क्वेश्चन याद हो गए, पहला क्वेश्चन कि भाई उद्गम पता है हमें, समागम पता है, कितने, तीसरा क्वेश्चन हमारे जिला, कितने जिले से होकर गुजरती है काली सिंध, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया कि भाई एक देवास, दूसरा सीहोर, तीसरा शाहजहांपुर और चौथा राजगढ़। मात्र 4 जिलों से होकर गुजरती है काली सिंध नदी, और कहां पे जाके मिलती है, तो चंबल से। अब एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया अपना, डायरेक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, काली सिंध का डायरेक्शन। आप खुद सोच के देखिएगा, आप डायरेक्शंस अलग से याद करते, जिले याद अलग से करते, सीमा अलग से याद करते, लेकिन अगर आप मैप पे बनाएंगे नदियों को, सारी नदियों की प्रैक्टिस करेंगे, तो इजीली सारे क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिक बनेंगे, ऑटोमेटिक क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। तो डायरेक्शन कौन सी हो गई इसकी, यहाँ पे आप देखोगे तो उत्तर डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन में काली सिंध हमारी बहती है। इसके बाद बात करते हैं हम टॉन्स नदी की। टॉन्स नदी सतना, ठीक है, तो सतना से निकाल दो भाई टॉन्स नदी, कौन सी, टॉन्स नदी, ठीक है, टॉन्स नदी हमने सतना से निकाल दी। अब कहां पे जाएगी, कहां पे मिलेगी, आपको समागम पता है इसका, गंगा में, ठीक है। तो टॉन्स नदी का समागम कहां पे है, गंगा में। अब क्वेश्चन क्या आया, देखो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया है कि टॉन्स नदी की दिशा क्या है, ठीक है। तो टॉन्स नदी की दिशा, अब दिशा आपको पता है कि भाई इस तरीके से जा रही है, इस दिशा में, ठीक है। अब देखो, अपन को डायरेक्शन पता करना है, तो अपन सतना में बनाएंगे क्या, ऐसा डायरेक्शन वाला। अब इस तरीके से ये जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, तो सिंपली डायरेक्शन हो गई है उत्तर पूर्व, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए सिंपल सा कि टॉन्स नदी की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन आपको पता है कि भाई उत्तर पूर्व इसकी डायरेक्शन है। समागम कहां पे होता है, समागम में, किसी और अन्य जिले से होकर नहीं जाती है, सिंपली यहां से देखिए, सिंपली यहां से निकलेगी टॉन्स नदी, इस तरीके से निकलेगी, और ये सीधी जाएगी कहां पे, गंगा में।
तो गंगा में सीधी जाके मिल जाती है और इसकी डायरेक्शन आप खुद देखिए यहाँ पे, तो डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व डायरेक्शन में से निकलेगी और निकल के कहाँ पे, गंगा में इसका समागम हो जाएगा। ये हमारी हो गई टोंस नदी। तो ये हमने कंप्लीटली 12 नदियों के बारे में जाना। इसके बाद कुछ और नदी देख लेते हैं हम, जैसे सोन नदी। तो सोन नदी भी भाई आपको पता है गंगा में मिलती है, ठीक है। तो सोन नदी हम निकालेंगे कहाँ से, अनूपपुर के अमरकंटक, है ना, अनूपपुर से हम निकालेंगे। अनूपपुर से जाएगी कहाँ से, होते हुए शहडोल, ठीक है, शहडोल जाएगी। शहडोल के बाद जाएगी कहाँ पे, उमरिया, ठीक है। शहडोल से जाएगी उमरिया में, और उमरिया से जाएगी फिर सतना, और सतना से फिर चली जाएगी कहाँ पे, आपकी गंगा नदी में। तो इस तरीके से आपको नदी ये याद रखनी है, ठीक है। कितने जिले हो गए, एक अनूपपुर, दूसरा शहडोल, तीसरा हमारा हो गया सतना, है ना, और इसके बाद ये हमारी सीधी कहाँ पे, गंगा पे मिल जाती है, और एक हमारा हो गया उमरिया। तो ये कौन सी नदी थी हमारी, ये थी हमारी सोन नदी, ठीक है। तो सोन नदी हमारी थी जो कहां से निकली, अनूपपुर जिले से निकली। अनूपपुर जिले से होते हुए, ये देखिए आप, अनूपपुर जिले से निकली, अनूपपुर जिले के बाद होते हुए कहा जाएगी ऊपर शहडोल, ठीक है। शहडोल के बाद साइड में आएगी उमरिया, और उमरिया से फिर सीधा जाएगी कहां पे, अपना सतना, और सतना से फिर सीधा ये बाहर निकलती हुई कहां पे, गंगा में मिल जाएगी, ठीक है। तो कितने जिले हो गए, 4 जिलों से गुजरती है। इसकी भी डायरेक्शन पूछ ले तो इसकी डायरेक्शन तो सिंपली आपका उत्तर डायरेक्शन है, क्योंकि आपका जहां उद्गम होता है वहां से डायरेक्शन दिखी जाती है। आप उद्गम से जहां डायरेक्शन देखेंगे तो कहां पे आएगा अपना शहडोल, ऊपर है जस्ट। तो यहाँ से डायरेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई कहां पे, उत्तर में। और जिले कंप्लीट हो गए, कितने जिले हमारी सोन नदी कवर करती है, तो 4 जिले। इसके बाद कहां पे इसका समागम है, तो गंगा में, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट और नदी रह जाती है, कौन सी, हमारी पार्वती। तो पार्वती नदी कहां से निकलती है, आपको पता है भाई, पार्वती नदी निकलती है हमारी सीहोर से, ठीक है। पार्वती नदी हमारी सीहोर से निकलती है। अब इसको अपन थोड़ा सा रेस कर लेते हैं। ये हमारी सीहोर, सीहोर से हमारी पार्वती नदी निकलेगी, और सीहोर से जाएगी पर कहां पे, राजगढ़ में, ठीक है। राजगढ़ जाने के बाद, राजगढ़ जाने के बाद जाएगी गुना में, ठीक है। और गुना जाने के बाद कहां पे जाएगी, श्योपुर, ठीक है। गुना से इस तरीके से जाएगी श्योपुर, और श्योपुर से मिल जाएगी चंबल में, ठीक है। तो जो हमारी पार्वती नदी थी, पार्वती नदी, तो पार्वती नदी कहां पे जाके मिल गई, चंबल में, ठीक है। सिंपली यहां से हमने सीहोर से निकाली, सीहोर से निकलते हुए कहां जाएगी, राजगढ़, राजगढ़ से जाएगी गुना, और गुना से फिर इसके बाद श्योपुर, और श्योपुर से फिर चंबल में मिल जाएगी। अब देखो चंबल की नदियों की आपको ट्रिक बताई थी मैंने, ठीक है। तो नदियों में आई थिंक सिर्फ 2 ट्रिक बताई है मैंने, एक तो बताई आपकी गंगा की और एक इसकी किसकी, चंबल की, ठीक है। तो अपन इसकी ट्रिक देख लेते हैं। क्या ट्रिक बताई थी भाई, चंबल की सहायक नदियां, क्या ट्रिक बताई थी भाई, ट्रिक बताई थी मैंने आपको, छी पार्वती बनी, पार्वती है ना, पार्वती बनी काली ब्राह्मणी, ये मैंने आपको बताई थी चंबल की सहायक नदियों की ट्रिक, ठीक है। देखो छी से क्या हो जाता है भाई, छी से हमारा हो जाता है छिप्रा, ठीक है। सिंपली छी से क्या हो जाता है हमारा, छिप्रा, छिप्रा। पास है, पास एक हो जाती है हमारी परवन नदी, ठीक है। और ये वाला पूरा पोर्शन उठाएंगे तो पार्वती, तो पार्वती नदी भी, ठीक है। अब बनी, तो बनी से क्या होगा, बनास, बनास नदी। इसके बाद काली, काली में सबसे पहले तो का से बात करें हम तो कुनो, कुनो नदी। इसके बाद पूरा काली उठाएंगे हम तो पूरे काली से बनेगा काली सिंध, ठीक है, काली सिंध,
ठीक है। इसके बाद हम बात करें ब्राह्मणी, तो ब्राह्मणी नदी भी चंबल की क्या है, सहायक नदी। तो इतनी नदियां आपको याद रखनी है, और भी कुछ नदियां हैं छोटी जो चंबल की सहायक है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन यहां से बनेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे सिर्फ उन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे, या फिर जो संभावित है क्वेश्चन आने का। मैं फालतू की चीजें नहीं पढ़ाऊंगा कि सारी कुछ चीजें A to Z तक पढ़ा दी, ए से लेकर जेड तक सारी पूरी चीजें पढ़ा दी, कुछ समझ में नहीं आया। तो जो चीजें अपन के लिए आवश्यक है, जो चीजें पेपर में आ सकती हैं, वही चीज अपन को देख के चलना है। अपन को फालतू चीजें बिल्कुल लेकर नहीं चलना है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, बस यही अंतर होता है। बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, कुछ करते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब सिलेबस देखा है ना, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट किया, किसी भी एक अच्छे तरीके से क्लासेस को अटेंड किया, नोट्स बनाया, सारी कुछ चीजें। हार्ड वर्क मतलब आप लगे हैं, कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं और सारी कुछ चीजें अपन जो भी आ रहा है, जो भी बुक उठाई, सारी कुछ चीजें पढ़ते जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना, अपन को स्मार्ट वर्क करना है। जो पेपर में आ रही चीजें, जहां से रिलेटेड आ रही हैं, जहां से संभावना आने की, सिर्फ उन्हीं को देख के चलना है। चंबल की सहायक नदियों की मैंने ट्रिक बताई आपको। 6 पार्वती बनी काली ब्राह्मणी, ठीक है। 6 से क्षिप्रा, पार्वती से पार्वती स्वयं, और पा से एक आएगा परवन। तो परवन नदी भी आपको याद रखना है स्पेशली, ठीक है। परवन नदी ट्रिक में आपको स्पेशली याद रखना है। इसके बाद बनी, बनी से सिंपली है बनास नदी। काली, काली से हमारा कालीचंद, और का से एक हमारे स्पेशल याद रखना है कौन सी, कोनो नदी। और इसके बाद लास्ट हमारी रह जाती है ब्राह्मणी। तो आप खुद देखेंगे कि 3 और 3 6 मतलब 7 नदियां जो सहायक नदी है चंबल की, वो हमें सिर्फ एक ट्रिक से याद हो गई। तो नदियों की में सिर्फ 2 ट्रिक आपको याद रखना है। पहला तो चंबल, और दूसरी एक हमने याद बताया था आपको, कौन सा, यमुना की। तो यमुना की तो आपको सिंपली पता है KBC, ठीक है, कैन, बेतवा, चंबल। सिर्फ ये 2 ट्रिक आपको याद रखना है, ज्यादा ट्रिक्स आपको याद नहीं रखनी है। और सबसे अच्छी चीज जो मैंने बताई मैप में, तो आज जो भी हमने यहाँ पे मैप पे नदियां देखी, समथिंग हमने 12 से 13 नदियां देखी है ना, 12 से 13 नदियां देखी हैं। तो सारी नदियों को आपको प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट जितनी भी नदियां थी सारी मैंने मैप पे बता दी, सारी अच्छे तरीके से अपन ने मैप पे निकाली। जिले भी याद कर ली अपन ने, किस किस से सीमा बनाती है, वो भी सारी कुछ चीज अपन ने आपसे याद कर ली। और एक ट्रिक को भी आपको प्रैक्टिस करना है, 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, इजीली आपको चीजें याद हो जाएंगी। चलिए इसके बाद अपन आगे देखते हैं। देखो भाई, ये वाला फैक्ट मैंने आपसे पहले भी बोला था कि भाई हमें नोट्स बना के चलना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, प्रॉपर सारी कुछ चीजों की प्रैक्टिस करनी है। नोट्स में एक अलग से स्लाइड बना लेना, एक अलग से नोट डाल लेना, ठीक है, नोट एक अलग से नोट डाल लेना और इसको कंप्लीट कर लेना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी यहाँ पे सीमा बनती है मैंने वो सारी कवर कर ली है। मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं जो सीमा बनाती है वो सिर्फ इनमें मैंने कवर कर लिया आपको। देखो सबसे पहले तो चंबल नदी, चंबल नदी हमने सीखा कहां से, मध्य प्रदेश और राजस्थान है ना, श्योपुर और मुरैना भिंड से होकर निकलती है। तो कौन सी, हमारी चंबल नदी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो सिंपल पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा बनाती है कौन सी नदी, चंबल नदी। दूसरी हमारी है कौन सी, बेतवा नदी। अब बेतवा नदी भी आपको पता है, ठीक है, बेतवा नदी हमने निकाली थी और कहां पे गई थी, यूपी में। तो मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में सीमा बनाती है कौन सी नदी, बेतवा नदी। थर्ड और लास्ट ताप्ती नदी। ताप्ती नदी हमने निकाली थी पश्चिम में, और पश्चिम के बाद महाराष्ट्र में चली गई थी, फिर वहां से खंबाती खाड़ी में इसका समागम हुआ था। तो इसकी सीमा कौन, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये 3 नदियां 3 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। तीनों अलग अलग राज्य, पहला राजस्थान है, ठीक है, दूसरा हमारा यूपी हो गया और तीसरा हमारा हो गया महाराष्ट्र। तो सिंपली बस 3 याद रखना है आपको। क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नोट्स में कहीं कहीं फैक्ट्स मिलती है, इसलिए मैंने तीनों फैक्ट्स एक साथ यहाँ पे रखे हुए हैं। और आपको नोट्स में भी, नोट में फैक्ट तीनों साथ में नोट करना है, ठीक है। पहला चंबल नदी, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से, बेतवा नदी मध्य प्रदेश और यूपी से, और तीसरा ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सीमा बनाती है। तो इतना आपको इस स्लाइड से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जो कुछ भी हमारा नदियों में छूट रहा है, क्या छूट रहा है भाई, परियोजना। तो परियोजना और इससे पहले जलप्रपात, तो जलप्रपात भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। पता ही है भाई जलप्रपात वाटरफॉल कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके से ये आपको देखने मिल जाएंगे जलप्रपात, है ना। एक कौन सा जलप्रपात है कमेंट करके कमेंट में बताइए आप, मैं नहीं बताने वाला हूं। मध्य प्रदेश का जलप्रपात है, इतना हिंट दे दिया आपको। मध्य प्रदेश में इन्हीं में से कोई जलप्रपात है, जो यहाँ पे जलप्रपात दिए हैं इन्हीं में से कोई एक जलप्रपात है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा जलप्रपात है,
ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो कुछ जलप्रपात है। पहला तो इसको अगर अपन पेपर की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग? पहला भाग तो आपका नर्मदा, ठीक है, नर्मदा के जलप्रपात, क्योंकि नर्मदा की जो जलप्रपात है या नर्मदा नदी स्वयं है, तो मैंने बताया था कि हिस्ट्री में कई ऐतिहासिक घटनाओं में अपने आप में एक अच्छा इतिहास रखता है नर्मदा, और इसी रीजन से पेपर में क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहां से आते हैं। दूसरा जो अन्य जलप्रपात है तो उनको हम अलग पढ़ेंगे। तो नर्मदा से संबंधित जितने जलप्रपात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सारे जलप्रपात के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के जो हमारे अन्य जलप्रपात छूट रहे थे वो सारे मैंने स्लाइड पे कंप्लीट कर लिए। पहला है जैसा कि भालकुंड, भालकुंड वीना नदी, ठीक है, कहां पे? सागर में। तो सिंपल सा पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपको बता देना किस नदी पे? वीना नदी पे। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि भालकुंड जो जलप्रपात है किस स्थान में है, तो कहां पे? सागर में। इसके बाद बात करते हैं राहतगढ़, ठीक है। सागर में भाई अपना प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस है ना, और सागर का एकमात्र ऐसा स्मार्ट क्लासेस है जो आपके लिए हम स्मार्ट क्लासेस लाए हैं और स्मार्ट तरीके से टीचर्स लाए हैं और स्मार्ट तरीके से मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। राहतगढ़ की बात करें तो राहतगढ़ का वाटरफॉल ये भी बीना नदी में हमारा, ठीक है। पांडव, पांडव जलप्रपात, पांडव जलप्रपात कहां पे? केन में, ठीक है, केन नदी में। और कहां पे स्थान, कहां पे इसका आएगा? पन्ना में। तो पन्ना का एकमात्र जलप्रपात कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा दर्शनीय स्थल है यहाँ पे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो पांडव जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात कई बार पेपर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर के कांस्टेबल के पेपर में उठाएंगे आप तो सिंपल आपको मिल जाएगा कि बहुटी जलप्रपात कहां पे स्थित है, तो कहां पे स्थित है? रीवा में। रीवा में आपको दो जलप्रपात याद रखनी है। पहला तो आपको याद रखना है बहुटी, और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? चचाई जलप्रपात। कितना? 130 मीटर ऊंचा, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है 130 मीटर ऊंचा, और किस नदी पे? बीहड़ नदी पे, ठीक है। तो रीवा की जो एक बीहड़ नदी है, दोनों जलप्रपात वहीं पे है, बहुटी जलप्रपात भी, चचाई जलप्रपात भी। लेकिन चचाई जलप्रपात की खास बात क्या है भाई कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा ऊंचा है कौन सा है? चचाई जलप्रपात, और उसकी ऊंचाई भी हमें याद रखनी है 130 मीटर, 130 मीटर, ठीक है। तो इतना आपको यहां से याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, गाथा जलप्रपात। तो देखो गाथा जलप्रपात, अब कुछ जलप्रपात ऐसे होते हैं यहाँ पे नदी नहीं दी है, इसका रीजन कुछ ऐसा भी होता है कि भाई ये मान लो एक पहाड़ है, ठीक है, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है। अब मान लो यहां से पहाड़ क्या हुआ? ब्रेक हो गया, ठीक है, यहां से ब्रेक हो गया, मान लो इस तरीके से ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया तो ये कहा है क्या है? इसके अंदर मान लो पानी वगैरह है ना, वाटर, तो इस तरीके से झरना बन के निकल गया। तो अभी नदी तो नहीं है भाई, कोई नदी तो थी नहीं यहाँ पे। क्या हुआ था कि भाई पर्वत थे, तो पर्वत से क्या हुआ है? एक इस प्रकार का एक क्या बन गया? जलप्रपात बन गया। तो कुछ जलप्रपात ऐसे भी होते हैं जो पर्वत या पठार से यहां से निकलती हैं, तो उनकी नदियां तो आपको पेपर में नहीं आएगी, सिंपल आपको ये आएगा कि भाई ये जलप्रपात है जो स्थान कहां पे, किस स्थान से रिलेट है, किस स्थान से निकलती है ना। तो गाथा जलप्रपात है जो आपका वो कहां पे? पन्ना में है। इसके बाद बात करें पूर्वा, तो पूर्वा जलप्रपात टॉन्स नदी पे है, टॉन्स का पुराना नाम तमसा नदी, और कहां पे? रीवा में। तो रीवा का आपको एक तीसरा वाला याद रखना है। चौथा आपको एक मान लो अप्सरा कहा जाए, अप्सरा जलप्रपात, तो बहुत ही शानदार यहाँ का दार्शनिक स्थल है, पचमढ़ी का है। पचमढ़ी हमारा जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है ना। तो पचमढ़ी में जो महादेव पर्वत की श्रेणियां हैं, महादेव पर्वत की श्रेणियां, वही चीज जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि भाई कुछ जलप्रपात क्या होते हैं? नदियों वगैरह से, पहाड़ियों से निकलते हैं। तो ये मान लो पहाड़ियां हैं, है ना, और पहाड़ियों से एक जलप्रपात, महादेव की पहाड़ी है जो वहां से जलप्रपात निकला है, कौन सा? अप्सरा। इसके बाद रजत की बात करें, रजत जलप्रपात, तो रजत जलप्रपात हमारा ये भी पचमढ़ी में है, ठीक है। इसके बाद जामुना वाटरफॉल, तो जमुना वाटरफॉल भी कहां पे? अपना शंकर खो है ना, शंकर, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं बना, ना आने वाला है। शंकर खो वाला कहां पे? आपका सतपुड़ा सिवनी में, और किस नदी पे? जामनेर नदी पे।
तो इतने जलप्रपात आपको याद रखने हैं नर्मदा के अलावा। नर्मदा वाले तो सारे याद करना है आपको, मैंने सारी की हाइट्स भी बताई थी, किस जिले में है, कहां पे है, सारी कुछ चीजें बताई थी। और जितने अन्य जलप्रपात बचे थे जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे या संभावना रखते हैं यानी कि, तो मैंने यहाँ पे कवर करा दिए। चलिए आगे बढ़ती है भाई। अब लास्ट हमारा रह जाता है सिर्फ परियोजनाएं। परियोजनाएं रह जाती हैं भाई, पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं परियोजनाओं से, काफी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर इनकी नोट्स बनाना है। इसमें ना तो कोई ट्रिक चलेगी आपकी ना कुछ चलेगा, आपको सिंपली याद रखना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। तो चीजों को सिंपली याद रखते हैं अपन, जैसे कि पहला है वारणा। तो वारणा देखो कुछ ऐसी परियोजना है जो उन्हीं की नदी के नाम पे है, तो सिंपली आपको याद हो जाएगी। बस आपको ए वाला पोर्शन याद रखना, और ए वाला पोर्शन सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वारणा नदी है जो वारणा परियोजना वारणा नदी पे चलाई जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से आता है कि विश्व बैंक की हेल्प से, तो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से चलाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा कोलार, तो ये आपको याद रखना है वरना वाला, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से चला रहा है, तो सिंपल सा है कि भाई वरना परियोजना कहां है, वारणा नदी पे विश्व बैंक की हेल्प से। कोलार परियोजना, कोलार नदी। अब कोलार नदी कहां पे अगर आपको पता तो सीहोर के भोपाल के पेयजल, तो परियोजना कहां पे लाभवंत हो रही है, सीहोर के अलावा, सीहोर हो रहा उसके अलावा भोपाल का जो पेज वाला एरिया है वो। इसके बाद बरगी अपवर्तन, तो बरगी अपवर्तन परियोजना बरगी नदी, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली ऑप्शंस में जो आपको मिलेगा वहां पे आप इसको टिक कर सकते हो। तो बरगी अपवर्तन कहां पे, बरगी नदी पे। और इसके जो लाभान्वित जिले हैं कौन कौन से, जबलपुर, कटनी, रीवा और सतना। तो इतने। अब देखो बरगी नदी भी मैंने अभी छोड़ा है इसको मैप पे, आपको सिंपली क्या करना है, बरगी नदी गुजारना है मैप से। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, देखो अपन ने जितनी भी नदियां याद की है मैप से, तो परियोजनाओं में भी उसकी हेल्प मिलेगी। आपको पता है कौन सी नदी कहां से गुजरती है, ऑप्शंस में, पेपर में ऑप्शंस आएंगे, तो सिंपली आपको जो जिले मिलेंगे आपको पता है कि भाई एक नदी है वो इस जिले से होकर गुजरती है, तो हो सकता है कि इस जिले को लाभान्वित करेगी और करेगी ही, क्योंकि उस जिले से भाई गुजरती है। तो वो चीज भी आपको परियोजना से यहाँ पे याद हो जाएगा, परियोजना आपको उस चीज से याद रख सकते हो। थावर नदी है, तो थावर परियोजना थावर नदी पे, और इसका स्थान है जो कहां पे, मंडला। तो कुछ चीजें आपको सिंपली याद रखना है, मैंने एक ही टेबल में कंप्लीट किया है, लेकिन आप इस चीज को सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट कैसे, जो अलग से नदियां हैं जो हमने अभी नहीं पढ़ी है, थावर है, कोलार है, और सिंपली ये उन्हीं नदी पे परियोजना है, तो इसको आप अलग तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। जैसे एक सुक्ता है, ठीक है, सुक्ता परियोजना है, तो सुक्ता परियोजना किस पे, सुक्ता नदी पे, और एक इसमें खंडवा में, तो इसको आप अलग से नोट कर सकते हो, क्योंकि भाई सुक्ता नदी पे ही है कौन सी सुक्ता परियोजना और कहां पे, खंडवा में, और इसको अपन ने मेन नदी के रूप में नहीं पढ़ा, तो इसको अपन अलग से रख सकते हैं। इसके बाद चोटल परियोजना, तो चोटल परियोजना कहां पे, चोटल नदी, और कहां पे, इंदौर के महू में। इसके बाद जोबर या चंद्रशेखर आजाद परियोजना इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि पेपर में आ चुकी है, पेपर में एक बार जो क्वेश्चन आ जाता है तो इंपॉर्टेंट बनता है, कभी भी रिपीट हो सकता है। जोबर चंद्रशेखर आजाद परियोजना किस पे, हथनी नदी में। क्वेश्चन आया था कि चंद्रशेखर आजाद परियोजना निम्न में से किस नदी में है, तो सिंपली उसका आंसर क्या था, हथनी, ठीक है। इसके बाद अगर जिले पूछ ले वो, तो जिले कौन कौन से, अलीराजपुर और धार। अब आपको ये छोटी छोटी नदी अभी मैप पे निकाल के देखना है, आपको सोर्स सबसे अच्छा क्रोम है, तो गूगल क्रोम से आप वहां से देख सकते हैं कि कौन सी नदियां किस किस जिले से कहां से निकलती है, और इसको भी आपको मैप पे याद करना है। मान परियोजना, तो मान परियोजना मान नदी पे, और कहां पे, धार में। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि भाई मान परियोजना जो मान नदी पे और कहां पे, धार के मनावर में है ना, तो मनावर में। इसके बाद तवा, पता है भाई हमें तवा नदी कहां पे है, होशंगाबाद में, तो होशंगाबाद को तो करेगी ये। और इसके बाद हम जाएंगे तो तवा होशंगाबाद से कहां पे, सीहोर में जाएगी, फिर हरदा में जाएगी, तो जिन जिन जिलों से जाएगी कहीं ना कहीं उनको भी लाभान्वित करेगी परियोजना। तो तवा परियोजना तवा नदी पे है, और आपको पता है मैप पे अपन ने सीख लिया है कि तवा नदी होशंगाबाद, सीहोर, हरदा से निकलती है, तो लाभान्वित जिले भी अपन को यहाँ पे याद होगा। वावनथड़ी परियोजना भाई फेमस क्वेश्चन रहा एक बार व्यापम का, और यहां से क्वेश्चन आ चुका है। बावनथड़ी परियोजना सिंपल उसने पूछ लिया कि भाई कौन कौन से इससे जिले लाभान्वित होते हैं, तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश का बालाघाट और महाराष्ट्र का भंडारा, और है किस पे, बावनथड़ी नदी पे। तो बावनथड़ी परियोजना बावनथड़ी नदी पे है, और इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के साथ
महाराष्ट्र का भी एक जिले को लाभान्वित करती है। तो मध्य प्रदेश का एक हो गया कौन सा, बालाघाट, इसका नाम याद रखना हमें कौन सा, बालाघाट। एक महाराष्ट्र का हो गया कौन सा, भंडारा। तो भंडारा, इन दो जिलों को वावनथड़ी परियोजना जो वावनथड़ी नदी पे लाभान्वित करती है। लास्ट एक हमारा है कौन सा, बाणसागर। तो बाणसागर परियोजना सबको पता है भाई, जिसको नहीं पता आज पता चल जाएगा कि सोन नदी पे। तो सोन नदी में बाणसागर परियोजना है। और कौन सा, शहडोल, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले शहडोल को लाभान्वित करती है। इसके बाद एक लाभान्वित करती है यूपी को और बिहार को। तो संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना को आप अलग से सेपरेट करके लिख सकते हैं। मैंने सारी कुछ चीजें एक टेबल में आपको बताने की कोशिश की है। आप चाहे, आपको लगता है तो भाई आप इसको सेपरेट तरीके से भी याद कर सकती हैं। एक बहुत अच्छा जो क्वेश्चन यहां से आता है, देखिए बहुत अच्छा जो क्वेश्चन आता है यहां से कि 2:1:1, ठीक है, 2:1:1। तो इस रेशियो में 2:1:1, इस रेशियो में किस परियोजना है ना, या इस रेशियो में कौन सी परियोजना लाभान्वित करती है, तो कौन सी है आपकी बाणसागर परियोजना। 2 वाला पार्ट जो हमारा ये आ जाएगा एमपी में, ठीक है, शहडोल। इसके बाद जो इसका 1 वाला पार्ट है हमारा हो जाएगा यूपी, और इसके बाद ये लास्ट हमारा बिहार में। तो 2:1:1 के रेशियो में ये बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी, ये 3 राज्यों को लाभान्वित करती है। कौन सी, बाणसागर परियोजना। और किस नदी पे है, सोन नदी में। तो इस कारण से भी इंपॉर्टेंस हो जाती है। कुछ कुछ चीजें जो पेपर में आती है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रहती है उनकी, इसलिए पेपर में पूछता है वो। तो ये सिंपली पूछ सकता है आपसे, बाणसागर परियोजना, सोन नदी, शहडोल मध्य प्रदेश का, इसके बाद यूपी और बिहार को भी लाभान्वित करता है। और इसी क्रम में आपको याद रखना है 2:1:1, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद पैच की अगर हम बात करें, पैच परियोजना, तो नाम से स्पष्ट है कि पैच परियोजना तो किस नदी पे होगी, पैच नदी पे। अब हमें पता है कि जो पैच नदी है मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र से भी होकर गुजरती है। या अगर आपको याद हो तो एकमात्र मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान पैच राष्ट्रीय उद्यान है ना, पैच राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश के अलावा कहां पे, महाराष्ट्र में भी स्थित है, उसका कुछ पार्ट। तो इजीली आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि भाई पैच राष्ट्रीय उद्यान हो या पैच नदी हो तो मध्य प्रदेश के अलावा कहां पे, महाराष्ट्र में। तो पैच परियोजना भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में संयुक्त परियोजना है। चीजों को रिलेट करके सिंपली तौर पे आप याद रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो चीजों को सिंपल बना सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो चीजों को टफ बना सकते हैं। हमें पता है कि पैच राष्ट्रीय उद्यान, पैच नदी दोनों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। तो पैच परियोजना भी कहां पे होगी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले, तो आपको याद रखना है पैच नदी अभी हमने निकाली थी छिंदवाड़ा से, सिवनी गई थी और इसके बाद फिर गई थी कहां पे, बालाघाट में। तो जहां जहां से होकर गुजरती है पैच नदी तो उन जिलों को क्या करेगी, लाभान्वित करेगी। सिंपल है। तो खुद सोच के देखिए आप, मैप से जो मैंने बताया अभी मेथड, मैप से हमने यहाँ पे 13 नदियां सीखी और 13 नदियों से एक चीज भी, परियोजना भी आप रिलेट करके इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम माता टीला डैम परियोजना। अब देखो एक क्वेश्चन यहां से आता है, मैंने एक ही चीज में एक ही स्लाइड में सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन यहां से आता है कि माता टीला डैम है जो, या माता टीला परियोजना है जो, उसका दूसरा नाम, अन्य नाम तो कौन सा है, लक्ष्मीबाई परियोजना, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और नाम है कौन सा, राजघाट। तो तीनों नाम आपको याद रखने सिंपली। अब एक किस नदी पे है, तो बेतवा में है, ठीक है, बेतवा नदी पे है। और अगर आपसे लाभान्वित पूछे जिले तो कौन कौन सा, मध्य प्रदेश और यूपी, मध्य प्रदेश और यूपी की लाभान्वित कौन सी एक संयुक्त परियोजना है, माता टीला। इसके बाद अपर या ऊपरी वैनगंगा, अपर ऊपरी वैनगंगा या संजय सरोवर परियोजना। तो संजय सरोवर या ऊपरी वैनगंगा या अपर आ जाए तो कहां पे, वैनगंगा नदी है। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आप सबसे अच्छा रहेगा कि संयुक्त परियोजनाओं की अलग से लिस्ट करके उसको याद रखें। और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले अगर पेपर में आ जाए तो कौन कौन से, बालाघाट और सिवनी, क्योंकि हमें पता है कि वैनगंगा नदी है जो सिवनी और बालाघाट में बहती है तो उसको लाभान्वित करेगी। भांडेर परियोजना बेतवा नदी पे, ठीक है, इसकी जिले आ जाए तो ग्वालियर, भिंड और दतिया। तो ग्वालियर, भिंड और दतिया 3 जिलों में लाभान्वित करती है कौन सी, हमारी भांडेर परियोजना। इसके बाद
उर्मिल नदी, उर्मिल परियोजना, उर्मिल नदी। और अगर आपको पता है कि उर्मिल नदी कहाँ पे, छतरपुर पे, तो मध्य प्रदेश की छतरपुर को लाभान्वित करती है। और साथ में छतरपुर से यूपी जाएगी और यूपी जाएगी तो यूपी को भी लाभान्वित करेगी। तो इजीली आप इसको याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश और यूपी की भी संयुक्त परियोजना है। कौन सी? उर्मिल परियोजना। लास्ट हमारी नरगवा, एक केन नदी की एक सहायक है नरगवा, और उसी में परियोजना चलाई जा रही है। और ये भी यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और मध्य प्रदेश की छतरपुर को क्या करती है? लाभान्वित करती है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। आज हमारा जो नदी वाला पोर्शन है पूरे तरीके से फिनिश हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पठार। ठीक है, पठार वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इस वाले पोर्शन में, इस चैप्टर में, नदियों वाले चैप्टर में जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में, उसका मैं आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में जरूर दूंगा। और इसके अलावा एक चीज और कि भाई जो हमारे चैप्टर्स फिनिश होते जा रहे हैं तो इनकी हमें लगाना है अब क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस लगाना है हमें, तो वो आपको हमारा जो एप्लीकेशन है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस का, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। तो वहां से आपको सारी कुछ चीजें प्राप्त मिल जाएंगी। आपको एमसीक्यू पे जो आधारित पेपर्स हैं, है ना, इसके अलावा मॉक टेस्ट भी हम लोगों ने तैयार किए हैं जिनमें से कई सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है पेपर में। तो सारी कुछ चीजें आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएंगी। तो आपका रिवीजन वाला पोर्शन रहेगा, जो रिवीजन वाला पोर्शन आपका उसमें उस एप्लीकेशन में रहेगा। आपको क्लास अटेंड करनी है, नोट्स बनाना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। और जो आपको रिवीजन करना है वो कहां से करना है? प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के एप्लीकेशन से। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।